नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड के एक और वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि हम लोग इस सीरीज में जेपीएससी से रिलेटेड जितने भी जेपीएससी के एग्जाम में जितने भी साइंस और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर का हो एग्जाम, चाहे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो, इस वीडियो सीरीज में हम इन सारे एग्जाम्स के साइंस के क्वेश्चन को एक जगह एक तरह से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट 3 है। इसी तरह से हम लोग पार्ट 8, 8, पार्ट 10 तक हम लोग जाएंगे, जिसमें हम जेपीएससी के सारे एग्जाम्स में आए साइंस और टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये ना एक रामबाण की तरह है। मतलब अगर आप जेपीएससी या जेएसएससी के किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं और अगर आपने ये वीडियो सीरीज नहीं देखा तो मुझे लगता है कि इसका नुकसान थोड़ा बहुत आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सारे वीडियोस को अंत तक देखते हैं तो आपको मैं गारंटी के साथ दे सकता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही और भी ज्यादा बेनिफिशियल वीडियो हम लोग आप तक पहुंचा सकें और आपको इसका लाभ मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले 2 वीडियोस में हमने पहला वाला जो हमने देखा था वो था अकाउंटेंट्स का एग्जाम जो जेपीएससी ने कंडक्ट कराया था उसका। उसके बाद फिर हमने असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्जाम हुआ था उसमें जितने भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आए थे उसको भी हमने पार्ट 2 में देखा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में आए हुए सारे क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चंस को। दोस्तों, पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल था बिकॉज वो असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम था और इंजीनियर का मतलब ही होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस वजह से वो जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, एपीपी कहते हैं जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं उनके लिए। खैर, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है विच विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस इन स्किन इन सनलाइट। इसका कहने का मतलब यह है कि कौन सा विटामिन इसमें जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा विटामिन जो है स्किन में प्रोड्यूस होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। दोस्तों, मुझे लगता है इसका आपको आंसर पता है। इसका आंसर है विटामिन ए, विटामिन डी, सॉरी। ठीक है, इसका आंसर है विटामिन डी। अब विटामिन डी क्यों है? मतलब ये तो आप सबको पता है कि विटामिन डी है, लेकिन विटामिन डी क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? तो दोस्तों देखो, जब सनलाइट हमारे स्किन में ना, हमारे स्किन के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये जो हमारा ये है केमिकल है, ये पहले से हमारे स्किन में अवेलेबल रहता है। इस पे जब सनलाइट पड़ता है तो ये क्या बनता है? प्री विटामिन डी, जिसको हम लोग D3 कहते हैं। लेकिन D3 जो होता है ना दोस्तों, D3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है ना। ये हीट इसीलिए क्या करती है कि बॉडी जब सनलाइट पड़ती है उससे जो हीट पैदा होता है उससे ये D3 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? विटामिन डी में। तो इसके 3 स्टेज, आप 2 स्टेज कह सकते हैं। पहले क्या है? डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है जो D3 में कन्वर्ट होता है, और D3 क्या होता है? ये अनस्टेबल होता है। फिर D3 में जब ये हीट आता है, इस पे जब हीट पड़ता है तो ये बन जाता है विटामिन डी। ये जो 2 स्टेज है ना, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह से कंपाउंड है जो हमारे स्किन में रहता है प्रेजेंट। वहां से ये D3 एक इम्पर्मानेंट फिर बनाता है इम्पर्मानेंट कंपाउंड D3, एंड उसके बाद फिर इसको प्री विटामिन कहते हैं। प्री विटामिन कहते हैं, और उससे विटामिन फिर डी बनता है जो शरीर की जो हीट है इस D3 को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। और फिर ये विटामिन डी कहां चला जाता है? ये विटामिन डी चला जाता है हमारे लिवर में, वहां ये जमा हो जाता है। और फिर जैसे जैसे बॉडी को जरूरत पड़ती है विटामिन डी की, वैसे वैसे बॉडी उसका यूज करता है। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यूवी रेज फ्रॉम सनलाइट हेल्प द सिंथेसाइज विटामिन डी नेचुरली। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू, है ना, जैसे जीबी होता है, टीबी होता है, इस तरह से पेटाबाइट भी होता है जिसको हम लोग पीबी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीबी। 1 पीबी पूछ रहा है कितना टीबी होता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? बताओ।
1 पीबी इक्वल टू हाउ मेनी टीबीज? देखो 1 पीबी जो होता है ना वो 1000 टीबी होता है, 1000 टीबी, मतलब इसका आंसर होगा सी। और 1000 टीबी अगर मैं बोलूं कि 1000 टीबी क्या होता है? अगर 1000 टीबी, अगर एक पीबी इक्वल टू 1000 टीबी, सॉरी, तो 1000 पीबी इक्वल टू फिर होता है 1 ईबी, मतलब इसको कहते हैं एक्साबाइट, 1 ईबी, 1 ईबी एक्सोबाइट कहते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे कम क्या हुआ? सबसे कम हो गया बाइट, फिर एमबी मेगाबाइट, ठीक है, फिर इसका जीबी गीगाबाइट, फिर इसका टीबी टेराबाइट, फिर इसका पीबी है ना पेटाबाइट, और फिर इसका क्या होगा? ईबी एक्साबाइट। ये दोस्तों याद रखना, ये ना ये सीक्वेंस होता है। पहला है बाइट, उसका फिर है एमबी मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, और फिर एक्साबाइट। एक्साबाइट इसका याद रखना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। इसका क्या होता है? एक्साबाइट, एक्साबाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एक्साबाइट होता है इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 पीटाबाइट इज इक्वल टू 1000 टेराबाइट टीबी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व एट व्हिच टेम्परेचर? बताओ, ठीक है। यहां पे केल्विन में दिया हुआ है, यहां पे आपको केल्विन में दिया है चारों ऑप्शंस। डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो वो 4 डिग्री पे होता है। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आपने देखा होगा कि दिस इज वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हर ही एग्जाम में ये आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पे दिया हुआ है ये कि केल्विन में आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट किस में करना है? केल्विन में करना होता है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, केल्विन का इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन इक्वल टू होता है, अगर केल्विन में निकालना होता है तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, यही तो होता है। डिग्री केल्विन कैसे निकालेंगे? सेल्सियस से। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है तो 4 डिग्री है। कितना है? 4 डिग्री है। तो 4 डिग्री क्या हो जाएगा? केल्विन में अगर मैं निकालने बोलूं तो 4 प्लस 273 के कितना हो जाएगा? 277 के। तो आंसर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। वाटर इज डेंसेस्ट एट 4 डिग्री और 270 केल्विन, आफ्टर विच इट एक्सपैंड्स ऑन कूलिंग। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज लॉन्च फ्रॉम, है ना। सैटेलाइट के बारे में बताया गया कि आर्यभट्टा जो इंडिया का पहला सैटेलाइट था वो कहां से लॉन्च किया गया था? इंडिया से लॉन्च किया गया था, अमेरिका से लॉन्च किया गया था, या सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था? बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, ये जिस समय लॉन्च हुआ था ना, आर्यभट्टा जब लॉन्च हुआ था, तब उस समय इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी नहीं थी कि वो सैटेलाइट लॉन्च कर पाए, है ना। 1975 की बात है। उस समय इतना हमारे पास कैपेसिटी नहीं था कि वी कुड लॉन्च, हम लोग एक सैटेलाइट लॉन्च कर सके। और उस समय यूएस और सोवियत यूनियन के पास ही ये इतनी कैपेसिटी थी, इतनी साइंटिफिक कैपेसिटी थी कि एक सैटेलाइट वो लोग लॉन्च कर सके। तो देखो, चाइना के पास भी नहीं था, चाइना भी हमारी तरह था। चाइना का तो ग्रोथ अभी हुआ है रिसेंटली ना, रिसेंट 10, 12, 15 साल में वो लोग काफी आगे बढ़ गए। नहीं तो 90s और 80s में उनकी हालत भी हमारी तरह थी, जैसे इंडिया की हालत है ना अभी, वैसी हालत खस्ता थी। तो इंडिया भी नहीं होगा, चाइना भी नहीं होगा, ठीक है। 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। अब देखो, उस समय का अगर थोड़ा सा हिस्ट्री तुम लोगों को पता होगा ना तो ये आंसर निकल जाएगा। हिस्ट्री ये है कि उस समय पे कोल्ड वॉर चल रहा था। कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध। और शीत युद्ध में क्या था? सोवियत और यूनियन और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। और इंडिया किसके साथ था? इंडिया किसी के साथ भी नहीं था। वैसे इंडिया कहते थे कि हम लोग किसी के साथ नहीं है, ना हम लोग सोवियत यूनियन के साथ है, ना अमेरिका के साथ है। लेकिन सबको यह बात पता है कि इंडिया जो है सोवियत यूनियन के साथ क्लोजली अलाइड था, ठीक है। अमेरिका से तो बहुत दूर था, मतलब अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था उस समय, पाकिस्तान से काफी नजदीकियां थी
है ना, लेकिन इंडिया को हेट करता था अमेरिका, बहुत ज्यादा हेट करता था। तो इसका आंसर क्या होगा? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन में यह लॉन्च किया गया था, आर्यभट्टा को सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था। और उसका सेट जिस रॉकेट पे लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था? कॉस्मोस 3। कॉस्मोस, कॉस्मोस 3 ये था, कॉस्मोस 3, कॉस्मोस 3 यही नाम था उस रॉकेट का जिसका सोवियत यूनियन ने यूज किया था इसको लॉन्च करने के लिए, इस इंडिया के आर्यभट्टा को लॉन्च करने के लिए। इनका एक इंटर कॉस्मोस नाम का प्रोग्राम था जिसमें क्या करता था सोवियत यूनियन, कोल्ड वॉर के दौरान जितने भी उसके अलाइज होते थे, जितने भी उसके मित्र देश होते थे, उसके लिए सैटेलाइट लॉन्च करता था। उसका नाम था क्या? इंटर कॉस्मोस, इंटर कॉस्मोस। चलो, ये आर्यभट्ट इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है ना, इसी को लॉन्च किया था कॉस्मोस सेट। इससे पूछा जा सकता है, वो किसी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखो, पिछले वीडियो में कल मैंने बताया था कि देखो ब्लड ग्रुप इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो, दरोगा का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन ना आए ये हो ही नहीं सकता, है ना। देखो आ गया, विच ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, है ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने एंटीजन बताया था, एंटीबॉडी बताया था, और पूरा जो ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप का पूरा साइंस क्या है वो मैंने पूरा बताया था कि आरएच फैक्टर क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, ये पूरा मैंने उसमें डिस्कस किया था। आप लोग मेरे वीडियोस को जरूर एकदम लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं डिटेल में घुसता हूं। मैं सिर्फ सुपरफिशियल आंसर नहीं बताता कि हाँ भाई चलो ए हो गया या बी हो गया, तो कोई फायदा नहीं है, वो भूल जाओगे। लेकिन मैं अगर तुम्हें समझा पाऊं कुछ इस तरीके से कि भाई एग्जाम में तुम अपना दिमाग लगा के आंसर निकाल लो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा, और यही मुझे चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसका तो आंसर सबको पता है, क्या था? ओ पॉजिटिव कि ओ नेगेटिव? बताओ। ओ पॉजिटिव था कि, अच्छा ये बताओ, यूनिवर्सल डोनर किसको माना जाता था, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप किसको माना जाता था? यही क्वेश्चन था ना उसमें कि रेयरेस्ट कौन होता है। तो देखो, रेयरेस्ट ए बी नेगेटिव था और ए बी पॉजिटिव, यहां ओ नेगेटिव होगा, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर जो है वो है ओ नेगेटिव, और यूनिवर्सल जो रिसिपिएंट है वो क्या है? वो है ए बी पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों याद रखना। और सबसे रेयरेस्ट ग्रुप कौन सा है? रेयरेस्ट कौन सा है? ए बी नेगेटिव। ये तीनों याद रखना, ये तीनों याद रखना, यही तीनों से क्वेश्चन आएगा। यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट किसको कहते हैं, और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है? रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं, ये तीनों याद रखना, यही पूछा जाएगा, ठीक है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कैन बी गिवन टू एनी ब्लड ग्रुप, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जर इज कॉज्ड बाय, ठीक है। काला जर जो है वो किसके द्वारा होता है? लिस्मेनिया, इंटामोबा, प्लाज्मोडियम या बैक्टीरिया? बताओ। देखो, काला जर जो है ना, काला जर होता है एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या है? लिस्मेनिया। लिस्मेनिया नाम का पैरासाइट है जो मक्खी, अगर देखेंगे ना, फायरफ्लाई एक तरह का होता है मक्खी, उसी के जो आप देखोगे उसके पैर पे चिपका हुआ होता है, और उसी से ये कालाजार फैलता है, ठीक है। और कालाजार इंडिया के मेनली 4 स्टेट में, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये 5 स्टेट में एंडेमिक, मतलब कालाजार जो है ना, यही 5 स्टेट में मेनली पाया जाता है इंडिया में। इसके अलावा वर्ल्ड में देखोगे तो अफ्रीका वगैरह में भी पाया जाता है, लेकिन यहां इंडिया की बात करें तो यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है। यही 4-5 स्टेट में ये पाया जाता है, और ये लिस्मीनिया नाम का पैरासाइट है। पैरासाइट मूवी याद है ना, जिसको 2021 या 20 में शायद मिला था वो गोल्डन ग्लोब, अच्छी मूवी है, ठीक है। लिस्मोनिया डिमोनिया, प्रोटोजोआ पैरासाइट कॉज कालाजार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हम लोग दूध को देखते हैं तो ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट क्यों होता है, मतलब किस वजह से व्हाइट होता है? ये तो ब्लैक भी हो सकता था, रेड भी हो सकता था, लेकिन दूध जो देखोगे, किसी का भी दूध हो, वो होता व्हाइट ही है। तो उसी व्हाइट का क्या रीजन है, यही पूछ रहा है यहां पे कि व्हाइट होने का क्या रीजन है, बताओ, ठीक है। एक ग्लैक्टोज, कैसीन या एल्बुमिन, ठीक है। तो देखो,
बहुत से लोग ने यहाँ पे गलत क्वेश्चन मार देते हैं लैक्टोज, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ, वो मार देंगे लैक्टोज इंटॉलरेंट कि दूध वाले प्रोडक्ट लोग खा नहीं पाते हैं, लेकिन ये गलत आंसर। आंसर क्या है इसका? कैसीन। कैसीन। अब समझते हैं कि व्हाइट कलर होने का रीजन क्या है। देखो मिल्क में ना, मिल्क में दो तरह के प्रोटीन मेनली पाए जाते हैं। मिल्क में देखा जाए तो एक तो पाया जाता है कैसीन, कैसीन, और दूसरा पाया जाता है क्या? बॉडी बिल्डर हो तुम लोग में से कोई? बॉडी बिल्डर लोग क्या खाते हैं? बॉडी बिल्डर वाले कौन से प्रोटीन खाते हैं? वे प्रोटीन खाते हैं। तो दूसरा क्या है? वे प्रोटीन। ये 80% होता है, मान के चलो 80% प्रोटीन जो होता है मिल्क में वो कैसीन होता है, और 20% के आसपास वे प्रोटीन होता है। ठीक है, वे प्रोटीन और कैसीन दो प्रोटीन होते हैं मिल्क में। तो क्या होता है दोस्तों, कैसीन जो होता है ना, कैसीन एक तरह का ना ऐसा लेयर बनाता है दूध में। अगर आप देखोगे ये ऐसे लेयर बनाता है, और क्या करता है कि जब सनलाइट पड़ता है इसमें, जब इसमें सनलाइट पड़ता है ना, तो इसको स्कैटर्ड कर देता है चारों तरफ, इधर भी, और हर लाइट में स्कैटर्ड कर देता है। हर लाइट में, ऐसा नहीं कि केवल रेड को कर रहा है। एक कलर के 7 कंपोनेंट्स होते हैं ना कोई भी लाइट के, तो सातों कंपोनेंट को ये स्कैटर्ड कर देता है। कुछ इस तरह से स्कैटर्ड कर देता है कि जो ये है ना, ये सरफेस व्हाइट दिखता है, ये सरफेस व्हाइट दिखता है। तो कैसीन वो प्रोटीन है ना, जो 80% कंपोनेंट है और जो लाइट को स्कैटर्ड कर देता है, लाइट के सातों कंपोनेंट्स को स्कैटर्ड कर देता है, जिसकी वजह से ये व्हाइट दिखता है ना। इस वजह से मिल्क का जो कलर होता है वो किस लिए होता है? क्या होता है? कैसीन की वजह से व्हाइट होता है। कैसीन और वे दो प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। तो वे प्रोटीन जब भी आप बॉडी बिल्डर करते समय पीजिएगा तो याद रखिएगा कि सर ने यही कहा था कि ये वे प्रोटीन होता है। ठीक है, चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन है, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। बताओ सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है? मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताओ, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या मतलब है? देखो बताता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब, मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, ये कोई एटम और इसका ये सेंटर है, ये न्यूक्लियस, इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, और यहां पे क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इन सब में इलेक्ट्रॉन है, और ये एटम, ये एटम है। तो कोई भी एलिमेंट कब इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? देखो इसके 2-3 फैक्टर जो है ना वो डिफाइन करते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, फ्रॉम न्यूक्लियस, और तीसरा है क्या? इनर इलेक्ट्रॉन सेलिंग। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि कोई जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियस की तरफ खींच के रख रहा है, समझ रहे हो? जैसे ये न्यूक्लियस है ना, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, अब ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन चारों ओर, वो इसके कितने नजदीक है, कितने नजदीक है, ये कितने नजदीक है, ये जितने ज्यादा नजदीक रहेंगे वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा। तो साइज, एक साइज भी है, सॉरी, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम, जो बड़ा एटम होगा उसमें क्या होगा? साइड न्यूक्लियस क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दूर होगा, और अगर छोटा रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है नजदीक होगा न्यूक्लियस के। तो जितना ज्यादा ये वाला फैक्टर आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, और जितना कम होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहां पे जो फ्लोरीन है ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका रीजन यही है कि इसके पास 9 प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन्स, और इसका साइज छोटा है, एटॉमिक साइज छोटा है, और ये इलेक्ट्रॉन को जबरदस्त अपनी तरफ पुल करता है। तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या है, ये फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन द पीरियोडिक टेबल। और इसी तरह से जो क्वेश्चन आ सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पूछ दिया, अब पूछते अगर कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन सा एलिमेंट है, तो क्या मारोगे, तो मारोगे फ्रेंसियम। फ्रेंसियम, ठीक है, दोनों एफ से, एफ में आर लगा दो, पॉजिटिव है आर लगा दो, फ्रेंसियम, एफ से फ्रेंसियम, आर से किसी का गर्लफ्रेंड का नाम होगा या किसी का दोस्त का नाम होगा, तो वो ऐड कर दो, है ना, एफ आर। तुम इलेक्ट्रॉन खुद जब हो तब इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम जुड़ गया या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम जुड़ गया तो तुम क्या हो गए, तुम पॉजिटिव हो गए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गए। इसको ऐसे याद रखो कि जब तुम अकेले हो तो तुम नेगेटिव हो, लेकिन जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का नाम तुमसे जुड़ गया या तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम तुमसे जुड़ गया तो तुम पॉजिटिव हो गए। तो सबसे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है, फ्रेंसियम, और सबसे नेगेटिव कौन है, फ्लोरीन। ठीक है, ये याद रखना, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना, ये जो मैंने समझाया ना कि प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहेगा तो क्या करेगा, अपने आप खींचे, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है कोई भी एलिमेंट, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है। ठीक है, और जो जितना कम खींच रहा है, मतलब उसका न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है पूरा अंदर बाहर फैला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द गिवन कंपाउंड आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसका आंसर देखो, इस तरह के क्वेश्चन का बहुत ज्यादा है नहीं, ये बस लग गया क्योंकि ये हार्डकोर साइंस क्वेश्चन है, तो जिनका साइंस बहुत वीक है वो लोग तो ये ऐसे क्वेश्चन तो भूल ही जाओ, उम्मीद मतलब नहीं हो पाएगा, सच्चाई बात यही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग क्लोरीन एटम इंक्रीज एसिडिटी इन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये काफी लंबा चौड़ा है, जब मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या कोई साइंस का बुक पढ़ रहे हो तो उसमें इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया होगा। अभी के लिए तो फिलहाल ये रट्टा मारू क्वेश्चन ही समझो। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विथ हाईएस्ट प्रायोरिटी इन कान इनगोल्ड प्रिलोग सीक्वेंस रूल। कान इनगोल्ड प्रिलोग सीक्वेंस रूल, ये बताओ। ये दोस्तों यही है ना कि इसमें वही होता है जो जिसमें जो ऑक्सीजन, जिसमें जो हाईएस्ट जिसका जो एटॉमिक नंबर होता है, वो जिसमें जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसी का ये आंसर होगा। तो इसमें जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इसमें देखो ऑक्सीजन के 2 एटम है ना, 2 है, किसी में 2 नहीं है, इसमें 2 है, किसी में 2 नहीं है, इसी में 2 है, तो इसलिए इसका आंसर यही होगा। 11th क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वीडी साइड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब इसको दोस्तों ऐसा तो नहीं कि इसको आपको पता होगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा अगर वो लगा दोगे ना कि एलिमिनेट करने वाला, तो ये शायद बन जाए। देखो एलिमिनेट के हिसाब से सबको पता है कि ऑक्सीजन जो क्या है, ऑक्सीजन क्या है, ये फाइटो एंजाइम है, तो ये तो नहीं होगा, चलो ये हट गया। इथेन भी नहीं होगा, इथेन थोड़ी वीडी साइड के रूप में यूज करेंगे, इथेन का तो बहुत मल्टीपर्पज है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपके पास बचता है साइटोकिनिन एंड 2,4-D। तो दोस्तों साइटोकिनिन, जिन्होंने थोड़ा सा भी बायोलॉजी और डिटेल में पढ़ा होगा ना, इनको पता होगा साइटोकिनिन भी फाइटो एंजाइम है। ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बिना साइटोकिनिन के ऑक्सीजन भी पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन और साइटोकिनिन दोनों फाइटो हार्मोन है दोस्तों। ये हार्मोन वाले चैप्टर से ना क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि ह्यूमन के बॉडी का जो जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं और फाइटो जितने भी मतलब पेड़ पौधे में जितने एंजाइम्स पाए जाते हैं और हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो तो ये एंजाइम ऑक्सीन और साइटोकिनिन दोनों फाइटो एंजाइम है। ठीक है, दोनों फाइटो एंजाइम, तो दोनों को पढ़ना है, तो इसका आंसर है 2,4-D। ठीक है, ये ऑक्सीन की तरह ही काम करता है और ये हर्बिसाइड है। सॉरी मैं वहां पे एंजाइम और ये एक ही साथ बोल गया। चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम, और दूसरा क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों में क्या डिफरेंस है भैया? रोम और रैम में क्या अंतर है बताओ? आप लोगों ने तो बहुत पढ़ाई होगा, एसएससी वगैरह में तो पढ़ाई होगा कि रोम और रैम का होता है कॉन्सेप्ट। देखो रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि इसमें आप स्टोरेज डिवाइस होता है, इसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब अगर पावर नहीं है तो भी आप इसमें इसके इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं हो जाते। रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि वो तुरंत एक्सेस होता है, लेकिन
जैसे ही पावर गया उसका भी मेमोरी गया। पावर जैसे आप स्विच ऑफ किए, रैम को जैसे आप कहते हैं रैम में कुछ रहता है, नहीं रहता, जैसे ही ऑन होता है तुरंत एक्सेस होता है, क्योंकि इसमें बूट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। तो रोम जो क्या है, रोम जो है ये स्लो होता है लेकिन ये परमानेंट टाइप का स्टोरेज होता है। रैम जो होता है ये फास्ट होता है लेकिन इसमें टेम्पोररी इंफॉर्मेशन ही स्टोर रहती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है, हार्ड डिस्क, आइडेंटिफाई द रीड ओनली मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम, ऑल ऑफ दिस। तो एक तरह से इसमें सारे ही है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी में सारे ही है। वैसे सीडी रोम इसका आंसर दिया हुआ था इसमें, लेकिन ये सारा ही होगा। ठीक है, और उसमें आप डिलीट नहीं मार सकते हैं, है ना, एक रोम का ये भी है, तो सीडी रोम ही होगा इसका आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हु इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, कौन है इनके? ये शायद पिछले वाले में पढ़ाया था हमने, हार्वर्ड गार्डनर प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये अजीब ही क्वेश्चन है, मतलब ये कभी आज तक देखा ही नहीं, मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है। खैर 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है? दोस्तों बिटकॉइन तो अभी बहुत फेमस है, मतलब जिसको कुछ नहीं पता, जिसको पैसा वैसा का कुछ नहीं पता, एबीसीडी भी नहीं पता है फाइनेंशियल लिटरेसी का, लेकिन वो आपसे कहेगा कि भैया आप बिटकॉइन में पैसा डाल दो। ठीक है, विच इज थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है कि भाई ऐसे कैसे। तो ये डिजिटल करेंसी है। व्हाट इज दिस? दिस इज डिजिटल करेंसी, एक तरह से डिजिटल करेंसी है जो डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज मतलब कोई भी क्रिएट कर सकता है, कोई भी उसको ट्रांजेक्शन देख सकता है। तो बिटकॉइन इज ए फॉर्म ऑफ डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी विदाउट ए सेंट्रल बैंक, कोई सेंट्रल बैंक उसको कंट्रोल नहीं करती है। जैसे हमारा जो पैसा हम लोग यूज करते हैं उसमें आरबीआई करती है ना, आरबीआई कंट्रोल करती है, लेकिन इसमें कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। चलो 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या था भाई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये था कि भाई क्रोमोसोम जो है ना, जो जीन है वो क्रोमोसोम में लोकेटेड होता है, और जो इनहेरिटेंस होता है वो क्रोमोसोम के थ्रू होता है। इसी को कहते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और कहीं ना कहीं मेंडल को इसने सपोर्ट किया था। मेंडल, ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि मेंडल का जो इनहेरिटेंस का लॉ है वो पॉपुलर हो पाया। ठीक है, तो ये किसने दिया था? सूटन एंड बोवेरी ने। पिछली बार में हमने लेमार्क का भी थ्योरी पढ़ा था इनहेरिटेंस का, है ना, पिछले वाले में पढ़ाया था ना, कि जिसका ज्यादा यूज करेंगे वो ज्यादा बढ़ जाएगा डेवलप। और कुछ हम लोग एक्वायर्ड जो करते हैं, कुछ भी वर्च्यूज, जो भी प्रॉपर्टी हम लोग एक्वायर्ड करते हैं उसका भी होता है, जिसको बाद में साइंटिस्ट ने मना कर दिया था, है ना, लामार्किज्म कहते हैं उसको लामार्क ने किया था, और इसको किसने किया? सूटन एंड बोवेरी ने। ठीक है, मेंडल को इसको सेलुलर, उसी की वजह से मेंडल वाला बाद में प्रूफ हो पाया। 16 नंबर क्वेश्चन है, हिग्स बोसोन्स आर आल्सो नोन एज गॉड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका क्या है? गॉड पार्टिकल। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल मतलब क्या होता है यहां समझना जरूरी है। देखो मैं अभी हिग्स बोसोन ऐसे बता दूंगा ना कि आपको ये जिंदगी भर याद रहेगी। देखो हिग्स बोसोन समझने से पहले ये समझो कि हिग्स फील्ड क्या होता है। हिग्स फील्ड क्या होता है? हिग्स फील्ड क्या होता है? देखो हिग्स फील्ड एक ऐसा मतलब इनविजिबल फील्ड है जो हमारे पूरे चारों तरफ फैला हुआ है, जिसके वजह से मास होता है ना, जिसकी वजह से मास होता है। एग्जांपल, ये रिमोट है, अब इस रिमोट का मास कैसे आ रहा है? मतलब मास तो होगा ही ना, मान लो ग्रेविटेशन नहीं है, ग्रेविटेशन नहीं है, फिर भी इसका मास तो होगा, वेट नहीं होगा भले, लेकिन मास तो होगा। मास किस वजह से एग्जिस्ट करता है? मास एग्जिस्ट करता है ये हिग्स फील्ड की वजह से, ये हिग्स फील्ड की वजह से। तो ये एक तरह का, जैसे हवा कैसे, हवा हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है ना, हवा हवा है, उसी तरह से हिग्स फील्ड हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जिससे हमें मास का पता चलता है। तो कुछ इस तरह से मान सकते हो तुम कि ये कोई फील्ड है जो पूरा फैला हुआ है हमारे यूनिवर्स में, इसको हम लोग हिग्स फील्ड कहते हैं, इसको हम लोग हिग्स फील्ड कहते हैं। और इसमें ना रिपल होते हैं, इसमें रिपल होता है, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो ये रिपल कभी कभी टाइमली रिपल्स आते हैं, है ना, रिपल्स आते हैं। और इसी रिपल्स को क्या कहते हैं? हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन, जिसको 2012 में खोजा गया। इसको 2012 में, आपको याद होगा सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, लंबा सा टनल बनाया था,
और उसमें लाइट दिया गया था, तो देखा गया था कि लाइट ऐसे बेंड हो रहा है, तो उसी से पता लगाया गया था हिग्स बोसोन। बोसोन मतलब क्या, एक ऐसा बोसोन मतलब ऐसा जो थोड़ा सा ट्विस्ट, जैसे पानी में तुम मारोगे ढेला तो वो ऐसा होता है ना, तो वो जो लहर का जो ऐसा आता है उसी को बोसोन, हिग्स बोसोन। तो हिग्स फील्ड में जो भी इस तरह का आता है टर्बुलेंस, उसी को हम लोग हिग्स बोसोन कहते हैं और हिग्स बोसोन कहते हैं। तो 2012 में इसको सर ने वेरीफाई किया। तो दोस्तों ये हिग्स बोसोन ही है जो बताया हमें कि हिग्स फील्ड एग्जिस्ट करता है। अगर हिग्स बोसोन का ना पता चल पाता या हिग्स बोसोन हम कभी पकड़ नहीं पाते, तो हम लोगों को कभी ये वेरीफाई हम नहीं कर पाते कि ऐसा कोई फील्ड एग्जिस्ट करता है। इसलिए इसी हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहा गया। हालांकि ये थोड़ा अनरिलेटेड है। एक्चुअली हुआ क्या था, गॉड पार्टिकल नाम देने के पीछे एक रीजन है, ठीक है। इसका नाम यह है कि ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लियोन लेडमन, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखा था गॉड पार्टिकल, इफ द यूनिवर्स इज द आंसर व्हाट इज द क्वेश्चन। एक्चुअली ये इसका नाम रखना चाहते थे गॉड डैम आर्टिकल, गॉड डैम आर्टिकल। क्यों? क्योंकि सॉरी, गॉड डैम पार्टिकल। क्यों गॉड डैम पार्टिकल क्यों लिखना चाहते थे? क्योंकि ये इतना मुश्किल था फाइंड करना। सोचो 2012 में, और ये बुक शायद उन्होंने 1975 में लिखा था, ठीक है। उस टाइम उनको पता था कि ऐसा कुछ बोसोन तो है, ऐसा कुछ पार्टिकल तो है, लेकिन इसको इन्होंने क्या नाम दिया था, ओरिजिनल नाम दिया था गॉड डैम पार्टिकल, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था। साइंटिस्ट कितना कोशिश कर रहे थे लेकिन मिल ही नहीं रहा था, तो उसको गॉड डैम पार्टिकल लिखना चाह रहे थे। लेकिन ये बुक के पब्लिशर थे ना, बोले भाई ऐसा गाली गलौच वाला बुक हम लोग नहीं निकालेंगे, तो फिर उन्होंने गॉड डैम पार्टिकल को गॉड पार्टिकल कर दिया, और फिर ये इसी नाम से फेमस हो गया। फिर जब 2012 में जब सर ने वेरीफाई किया कि हाँ हिग्स बोसोन है, तो वो गॉड पार्टिकल और फेमस हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि गॉड पार्टिकल किसको कहते हैं, हिग्स बोसोन को। हिग्स फील्ड क्या होता है, एक फील्ड होता है, इनविजिबल फील्ड, जिसकी वजह से हमारे जितने भी चीज है, जितना भी यूनिवर्स है, एटम पॉसिबल ही नहीं होता। अगर हिग्स फील्ड नहीं होता ना, तो एटम का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए इसको गॉड्स पार्टिकल कहा गया कि हाँ उस रिलेटेड में गॉड्स पार्टिकल है, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन है लाइट एमिटिंग डायोड वर्क ऑन। अब यहां से दोस्तों 6, 7 to 10 जेपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का क्वेश्चन शुरू हो गया, जो कब हुआ था, 19 सितंबर 2021, इस डेट को हुआ था, है ना। 7 सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स इस तारीख को हुआ था, और ये क्वेश्चन अपीयर याद। तो चलो इसके भी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन था लाइट एमिटिंग डायोड वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ क्या, लेजर, थर्मोइनिक इमोशंस, फोटो इलेक्ट्रिक कोड। ये तो नहीं होगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों इसका ये जो काम करता है ना, एलईडी काम करता है इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस एक इलेक्ट्रिक करंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब किसी चीजों में, पर्टिकुलर कुछ चीजों में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं ना, तो उससे इल्यूमिनेंस होता है, वो वही इल्यूमिनेंस इलेक्ट्रो इल्यूमिनेंस होता है। अब इसका मतलब ये नहीं, जैसा बल्ब में लाइट पार, इलेक्ट्रिक करंट, उससे भी तो लाइट ही आ रही है ना, लेकिन वो लाइट क्या होता है, गर्म होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस में गर्म लाइट नहीं निकलती है, इसमें ठंडा लाइट निकलता है, इसमें एनर्जी की बहुत कम वेस्टेज होती है। इसीलिए तो लेड को माना जाता है कि एनर्जी एफिशिएंट है। आपके घर में टीवी लेड लगी हुई होती है ना, जिससे कम बिल आता है। क्यों आता है? वो यही है कि इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस में एनर्जी की बर्बाद ही नहीं होती, उससे बस लाइट होता है। और इसी पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी के लिए फिर उनको नोबेल मिला था, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था, ठीक है। लेड एमिट लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोल्यूमिनेंस कहते हैं। और इसके लिए, ठीक है, निक होलोनियक पहले आदमी थे जिन्होंने क्या किया था। इन्होंने पहली बार इन्होंने लेड को प्रैक्टिकल करके दिखाया था। वैसे लेड की खोज में तो बहुत लोगों का पार्ट है, लेकिन ये निक होलोनियक थे जिन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि देखो भाई लेड ऐसा होता है ना। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ सकता है कभी भी कि बताओ लेड का पहली बार प्रैक्टिकल यूज किसने किया था, ठीक है। तो निक होलोनियक ने किया था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं।
18वां क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये होती है कि लाइट की तरह होती है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है, नो मीडियम, नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, और लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती है। ठीक है, ये तो इसके प्रॉपर्टी है। तो यहां पे देखिए गामा रेज, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे सोचो सन से आता है, तो वहां पे कहां मीडियम है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होगा नहीं। एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और गामा रे तो है ही। तो सुपरसोनिक वेव जो है ये नहीं है। सुपरसोनिक वेव्स को क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। अभी जो आप देखते हो कि जेट जाती है, सुखोई जाता है, ट्रेवल करता है, उससे सुपरसोनिक आवाज आती है कि नहीं, है ना? और ये जो है सुपरसोनिक, ये साउंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। ठीक है, और ये लाइट की स्पीड से, इसको मैकेनिकल वेव है। सुपरसोनिक वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है। इसको ट्रेवल के लिए, प्रोपेगेशन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। और इसकी किसके स्पीड के साथ ये ट्रेवल करती है? ये साउंड की स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। सोनिक नाम आ गया, सोनिक का मतलब ही साउंड होता है। ठीक है, चलो 19th क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन, लाइट का स्पीड एयर में किस चीज पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर, प्रेजेंस, डेंसिटी, या फिर चौथा ऑप्शन है इट इज एन इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी। बताओ, अगर एयर में तुम लाइट मारोगे तो एयर के किस प्रॉपर्टी पे लाइट की स्पीड डिपेंड करेगी? सीधा सा आंसर है भैया, फ्री, कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट है ये। दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, प्रेशर, टेम्परेचर और डेंसिटी से कंप्लीटली अलग होता है, आजाद होता है। ठीक है, अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट एन इंसेक्ट, इसमें से कौन सा इंसेक्ट नहीं? तो इंसेक्ट होने के लिए कुछ कुछ शर्त होती है, जैसे उनके 6 लेग्स होंगे, 3 बॉडी पार्ट होगा, 3 बॉडी पार्ट्स होगा, ये सब प्रॉपर्टी होता है एक इंसेक्ट का, है ना? तो यहां पे देखिए स्पाइडर का कितना लेग होता है? 8 लेग होता है। स्पाइडर हैज 8 लेग्स, विच सेज क्या? स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट। ठीक है, बाकी सबका देखोगे तो 6 ही पैर होते हैं और 3 वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 3 था, और पार्ट 4 भी हम लोग बहुत जल्द लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।